या रुखसार? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कोई क्वेश्चन है बाबू? सर। यस सर। अभी पूछ लीजिए, जब तक अभी 2-4 मिनट बच्चे सारे ज्वाइन करेंगे तब तक आप अपने प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं उससे जो डाउट हैं आप क्लियर कर लें। 1 मिनट, ये हॉकर आ गया है, थोड़ा सा मैं म्यूट कर रहा हूँ बस। हाँ बाबू बोलिए रुखसार। रुखसार, तायरा रुखसार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विवेक। सर एक प्रिंटर होता है जिसमें स्कैनर नहीं होता है सर, उसको भी लेजर जेट ही बोलेंगे? नहीं, डिपेंड करता है। स्कैनर तो देखो, स्कैनर जिसमें होता है ना उसको हम लोग ऑल इन वन प्रिंटर बोलते हैं। गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून बिट्टू। और बिना स्कैनर का लेजर जेट भी हो सकता है, इंक जेट भी हो सकता है। ठीक है बिट्टू, गुड आफ्टरनून, सुन लिया मैंने। सर बोलो बोलो। लोअर लेवल डिवाइस क्या होता है? लोअर लेवल डिवाइस? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। iOS ड्राइव्स में था। किसके ड्राइव्स में था? BIOS। बायोस? यस सर। अब बायोस में जो आपको डिवाइसेस दिख रहे होंगे तो उसमें आपको क्या बूटिंग सीक्वेंस की बात कर रही हैं, जिसमें CD, DVD और USB, हार्ड डिस्क, नेटवर्क, ये ऑप्शन आते हैं वहां? वो सर जिसमें FDEL और F2 है। आप कहाँ पे देख रही हैं? स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप? वहां पे कुछ और लिख रहा होगा आपके राइट हैंड साइड में, एक विंडो में लिख रहा होगा उसके बारे में, क्योंकि बायोस टू बायोस चीजें वैरी करती हैं, इसलिए मैं बिना देखे नहीं कुछ बोल सकता। सर बायोस ड्राइव जो स्टोर करते हैं प्रोग्राम वगैरह कंप्यूटर मेमोरी चिप्स में, सर उसमें वो लो लेवल डिवाइस ड्राइव क्यों है? अच्छा, बायोस आपका लो लेवल डिवाइस क्यों है? यस सर। सर वो तो बूस्टिंग के लिए काम आता है ना? बूस्टिंग नहीं, हाँ वो आपका पोस्ट फंक्शन परफॉर्म करता है, बूटिंग सेक्टर को ढूंढता है, लेकिन क्या है कि बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का होता है ना। वो क्या है, रोम चिप है। उसका काम सिर्फ इतना है, बायोस प्रोग्राम को रखना, बायोस प्रोग्राम के हेल्प से पोस्ट का फंक्शन परफॉर्म कराना। उसके बाद फाइनली जो टास्क होते हैं वो तो हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी में रैम और केस मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से होते हैं। तो वो सिर्फ सिस्टम को स्टार्टअप देता है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता। ओके सर। सर DEL और F2 क्या होता है, ये हॉट की?
DL यानी डेल की हो गया आपका, और F2 हो गया फंक्शन की। ये दोनों की का यूज वैसे तो बहुत सारे पर्पस के लिए है, लेकिन अभी आप चूंकि बायोस पूछ रही हैं तो बायोस पे हैं, तो बायोस सेटअप को ओपन करने के लिए हम या तो डेल की को प्रेस करते हैं या F2 की को प्रेस करते हैं, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। मैंने जो आपको नोट शेयर किया है उसमें आपको हॉटकीज दिए हुए हैं कि किस तरह की कंपनी के लैपटॉप पे मोस्ट प्रोबेबली कौन सी की यूज होती है बायोस को ओपन करने के लिए। तो इसमें F10 F11 भी हो सकता है। यस सर, समझ गई। सर आजकल जितना भी सर वो मदरबोर्ड निकल रहा है सब तो UEFI वाला होगा। हाँ, बायोस और UEFI दोनों सपोर्टेड मिलता है आपको। सर बूटस्ट्रैप लोडर में EFI का क्या काम होता है? देखो बायोस हमारा UEFI पूछ रही हो ना? सर बूटस्ट्रैप। हाँ, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है? सर उसमें वो टास्क वगैरह रेटिंग जो करते हैं जैसे हार्ड ड्राइव, सर उसमें वो टास्क वगैरह सब लोड करते हैं। उसमें क्या करते हैं टास्क? सर टास्क वगैरह रीड करने के लिए पीसी में सर। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है कि आपके नेटवर्क में या आपके सिस्टम पे जो बूटिंग फाइल्स हैं उनको सर्च करना और उनको लोड करना। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं, आगे इसको और समझेंगे कि आपका मशीन आपके ही हार्ड डिस्क से बूट करे, वो दूसरे जगह की मशीन से भी बूट करता है। यानी आपके पास अगर टर्मिनल मशीन हो, जैसे रेलवे टिकट काउंटर पे देखती हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर और एक छोटा सा टर्मिनल लगा होता है, यस सर। तो वो सर्वर से बूट करता है। तो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का काम है कि चाहे वो बूटिंग सेक्टर कहीं भी हो उसको सर्च करके लाना। तो मोस्टली हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के केस में क्या होता है, वो चीज हमारे हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है, हार्ड डिस्क के भी C ड्राइव में पड़ी होती है। यस सर। ठीक है, अब बायोस में आपको दो तरह के होते हैं, एक सिंपल बायोस और एक UEFI। दरअसल में ये चीज आया लार्ज स्टोरेज के सपोर्ट के लिए। अगर आपको 2 TB से ऊपर का स्टोरेज कनेक्ट करना है तो ह्यूज स्टोरेज के लिए UEFI फॉर्मेट अच्छा होता है। ओके सर, समझ। ठीक है, यस सर। हाँ अभी देखिए, आज हम लोगों को जो चीज है समझना है उसमें है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के बारे में जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसेसर आपका डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, प्रोसेसर में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया कि ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट प्रोसेसेस our data and instructions with the help of register, control unit and arithmetical logical unit. We have a bus structure also. This bus structure has also 3 components. Fine. So we have bus structure also. Now we have already discussed about these things. अब मैटर आपके सामने में ये खड़ा हो जाता है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं।
ये तो एक बेसिक चीज है जो आपने पहले भी पढ़ा है, अभी भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, यू हैव गुड आइडिया अबाउट इट। बट हमारे पास में आज के डेट में जो प्रोसेसर हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सर i3, i5, i7, i9, ये सब प्रोसेसर्स मार्केट में आ गए। प्रोसेसर के वर्ल्ड में आपके पास में या तो AMD के प्रोसेसर होते हैं, जो कॉमनली आज के डेट में हमको नहीं लगता कि कोई भी यूजर दिखा होगा कि AMD प्रोसेसर यूज करता हो। बट एक टाइम था जब AMD प्रोसेसर की धूम थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर बोला जाता था उसको। पर धीरे धीरे इन सब को सुपरसीड कर गया आपका इंटेल, और आज के डेट में मोस्ट ऑफ सर्वर्स एंड क्लाइंट मशीन्स पे इंटेल के प्रोसेसर्स यूज होते हैं। अब इंटेल के प्रोसेसर में अलग अलग चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जिसको उसने यूज किया, और जिनको हमें भी समझना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, तब जाकर के कहीं हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे काम के लिए कौन सा प्रोसेसर बढ़िया है और हमें किस तरीके का लैपटॉप लेना चाहिए। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. आज आपको अगर कहा जाए कि जो एक लैपटॉप ले लो, तो दिमाग में आने लगता है, उस वक्त में दिमाग में क्या जाता है? अगर मैं बोलूं कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं, मैं दे रहा हूं पैसे, तुम लैपटॉप ले लो, तो कैसा लैपटॉप लोगे? मींस कैसा कॉन्फ़िगरेशन वाला लोगे? उसके बाद वर्जन चेक करेंगे। हाँ, कैसा कॉन्फ़िगरेशन वाला लोगे? लेटेस्ट जनरेशन का। चलो ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन। तो अब जनरेशन अभी लेटेस्ट कौन सी चल रही है? अभी तो i5 सर, 10th जनरेशन i5 सर 11 जनरेशन सर। 11 जनरेशन आ गया। अच्छा चलिए, देखिए अभी यहाँ पे अपग्रेड हो गया कि 11 जनरेशन तक के प्रोसेसर अवेलेबल है। ठीक है, अब 11 जनरेशन में आपने i5 सेलेक्ट किया, राइट? और कोई बच्चा कुछ दूसरा लेना चाहेंगे? Ryzen 7 सर। वर्जन 7 यानी जनरेशन 7? Ryzen 7 सर। i5 11 Ryzen जनरेशन 7 आया है सर, उसके अलावा कोई आया ही नहीं है सर। Ryzen नहीं, एक एक करके बोलिए तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ बोलो। समरिन तुम ही पहले बोलो। i5 11 जनरेशन तक ही आया है, i7 वगैरह भी 11 जनरेशन तक नहीं आया था। अच्छा, i5 11 जनरेशन तक ही आया है। हाँ चलो, यहाँ के मार्केट में नहीं है लेकिन ये आ गया है। ठीक है, कहीं से मंगवा लो। i7 11 जनरेशन आ गया सर। हाँ जी सर, ठीक है। तो क्या है ना कि हमारे मार्केट तक आते आते चीजों को टाइम लगता है, तो इसीलिए हम लोग मोस्टली ऑनलाइन चले जाते हैं। अब कुछ चीजें इंडिया में आने में भी टाइम लग जाती हैं, है कि नहीं? खैर, Yes, sir. हम लोग 11 जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे। अब 11 जनरेशन का प्रोसेसर तो सबके कंसेंट के अकॉर्डिंग आ गया कि चलिए 11 जनरेशन। अब 11 जनरेशन में आपके माइंड के अकॉर्डिंग अगर इसके सारे जो हैं वर्जन ये अवेलेबल होते i3, i5, i7, i9, हाँ तो हम लोग i9 लेते। Yes, sir. Yes, sir. है ना? क्योंकि भाई जब सब कुछ अवेलेबल है ही, पैसे की कमी है नहीं, पैसे तो सर दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं i9 लिया जाए Yes, sir. और 11 जनरेशन कर लिया जाए। लेकिन सर यहीं पे अब हमारे पास में आज के डेट में तो जो भी कोई भी प्रोसेसर खरीदने जाए तो या मशीन खरीदने जाए तो हमारी मशीन ही होती है i3, i5, i7, i9, इन्हीं सब चीजों में। Yes, sir. कुछ बेसिक मशीनें आती हैं, ऑफिस में, या देखते हैं फ्री वाले लैपटॉप जो स्कूल कॉलेजेस में मिलते हैं, सुनते हैं ना कई बार कि फ्री लैपटॉप मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो वो सब में वो लैपटॉप किस लिए मिलते हैं? आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो उनके कॉन्फ़िगरेशन लो होते हैं, नोटबुक टाइप का।
जिसमें हम लोग सेलरॉन प्रोसेसर की बात करते हैं, पेंटियम प्रोसेसर की बात करते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए मशीन लेना चाहते हैं तो हम आ जाते हैं आई प्रोसेसर पे। अब इन प्रोसेसर्स में क्या फर्क है, कैसे डिसाइड करें, प्रोसेसर से कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करेंगी, मतलब ऐसा प्रोसेसर लेंगे तो और क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इन चीजों को समझना होगा। और साथ में सबसे बड़ा हमें ये सोचना होता है राहुल कि आखिर हमारा वर्क कैसा है। ये सर फंडामेंटल में हम लोग कभी पढ़ रहे थे कि 5 जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4 5 यही सब जनरेशन था। ये सब समझ में नहीं आता है क्या सर, 10th जनरेशन 11th जनरेशन ये कैसे आ गया सर, जबकि 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ाया जाता है सर। आप 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात पढ़े थे या 5th जनरेशन प्रोसेसर की बात पढ़े थे? कंप्यूटर सर। हाँ, तो वो कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, प्रोसेसर के जनरेशन की बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये देखो, एक बंदा कोई लॉगिन करना चाह रहा है, मतलब बड़ा अजीब सा नाम दे रहा है, गरहानंद, ऐसा कोई स्टूडेंट है क्या? यस, आनंद है सर। आनंद है सर। बताओ, ये अपना आईडी नहीं क्रिएट करके ऐसे लॉगिन करेगा तो मैं लॉगिन दूंगा कभी? रोक रखा था मैंने उसको। है एनीवे, तो अभी हम लोग अब प्रोसेसर जनरेशन की बात कर रहे हैं। अब इस प्रोसेसर जनरेशन में को समझने के लिए ये बहुत टफ टास्क है किसी के लिए भी, मेरे लिए भी, एनालिसिस करना कि विच वन इज बेटर एंड व्हाई। ठीक है, और खासकर इंटेल के प्रोसेसर्स को, इंटेल का ही प्रोसेसर की अब बात करेंगे हम। इंटेल के प्रोसेसर को समझने के लिए उसमें इंटेल में जो इन्हांसमेंट हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उन टेक्नोलॉजी को पहले समझना होगा, तब कहीं जाकर के आप प्रोसेसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे नंबर के अकॉर्डिंग मोटे मोटे तौर पे समझ लेना, भैया i9 है तो बढ़िया ही होगा, i7 है तो बढ़िया ही होगा। अगर आपके पास i5 है, कोई बोले i7 लैपटॉप से बदल लोगे, हाँ बदल देंगे। लेकिन आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? ऐसा ना हो कि i5 दे के i7 ले लिया और ठगे गए, ऐसा भी हो सकता है। अब इन चीजों को समझने के लिए अभी हम चलेंगे, समझेंगे कि प्रोसेसर के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो आप लोग समझते हैं, जो हमने डिस्कस किया है, दैट इज सेम थिंग, बट ये चीजें चेंज हो रही हैं। अब इसमें क्या चेंजेस हैं, इसके लिए एक मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं सर, उनको समझना पड़ेगा। एक बच्चे ने लास्ट क्लास में पूछ दिया था, लास्ट क्लास में कभी पूछा था, सर क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? तो सर सबसे पहले क्या होता है, हमें बेसिक चीजें समझनी पड़ती हैं, तब आप समझेंगे क्वांटम कंप्यूटर क्या है। थोड़ा सा स्लो हो गया मशीन, बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। कोरोना का कैसा हाल होता है सर?
हाँ बाबू, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं, पटना में कैसा है? आ सकते हैं सर? क्या आपकी आवाज प्रॉपर मिली नहीं? पटना आ सकते हैं सर अभी? पटना में बोल क्या रहा है सर, ये सर, पटना आ सकते हैं, ये सब बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पटना आ सकते हैं अभी। पटना में सर कोरोना कंडीशन क्या है? गड़बड़ है। ये क्लास में वही पटना तुम्हारे आने का क्या अभी नहीं आ विषय है? सकते? ये बात कहाँ से आ गई बच्चे? नहीं सर, वो पूछ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा है पढ़ाई पे। तो आ जाओ, हम लोग तो रह ही रहे हैं पटना में। देखो, सबसे पहले आज जो हमारा जो भी प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर पे हम एक बात करते हैं कि भाई कोर प्रोसेसर है। कोर i3, i5, i7 एंड सो ऑन, राइट? तो पहला क्वेश्चन उठता है कि कोर क्या होता है? ठीक है, तो अगर आप कोर की बात करते हैं तो कोर का मतलब एक इंडिविजुअल प्रोसेसर होता है। अगर हम कहते हैं मेरा प्रोसेसर सिंगल कोर है, यानी वो सिंगल प्रोसेसर वाला है। अगर डबल कोर है, यानी उसमें दो दो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड है। 4 हैं तो 4 प्रोसेसर है। ठीक है, लिनक्स मशीन पे अगर हम कोई डुअल कोर प्रोसेसर को देखते हैं तो वहां पे जब आप चेक करेंगे ना तो दिखाएगा प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2। ठीक है, तो अगर मान लो किसी ने 8 कोर का प्रोसेसर लिया हुआ है तो उसमें टोटल कितने प्रोसेसर हो गए? 8। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसर होते हैं, तो सिंपली अभी तक जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को समझे, तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं। तो हमारा कोई भी, चाहे कितने भी कोर हो जाए, अब हम इंडिविजुअल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, यानी सिंगल कोर की बात कर रहे हैं, तो हर कोर हमारे एक टास्क को परफॉर्म करेगा। यस सर। है ना? एक प्रोसेसर यानी एक टास्क। तो जब हमारा सिंगल कोर प्रोसेसर भी होता था तो भी हम मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करा लेते थे। यस सर। यस सर। और आज के डेट में भी मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कराते हैं। यस सर। यस सर। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि भाई तब फिर क्या फर्क पड़ा? तो फर्क ये पड़ा स्पीड का सर। स्पीड का, कि जब हमारा सिंगल कोर होता था और उस पे हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराना चाहते थे, तो वो प्रोसेसेस में से कोई एक प्रोसेस ही एट अ टाइम एग्जीक्यूट होता था और बाकी प्रोसेसेस वेटिंग में होते थे। लेकिन ये बात हम यूजर्स को बहुत कम समझ में आती थी, क्योंकि पहले तो हम एक तो उतना कंप्यूटर का यूज नहीं करते थे मल्टीपल पर्पस के लिए, और दूसरा कि एक कोर का प्रोसेसर भी इतना फास्ट होता था कि हमारे एक काम से दूसरे काम पे कब वो स्विच कर जाता था
ये हमें नहीं पता चलता था, बट ये लगता था अच्छा ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, काम धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है हमारे कंप्यूटर पे, तो उस प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में रखा जाता है। ठीक है, कहते हैं जो प्रोसेस रन कर रहा है वो रनिंग स्टेट में है, कुछ प्रोसेसेस सस्पेंडेड स्टेट में है ना, कि ये अभी सस्पेंड है, कुछ प्रोसेसेस वेट कर रहे होते हैं किसी यूजर के इनपुट का। हाँ, प्रोसेसेस को डोरमैट स्टेट में ही बोलते हैं, मतलब वो खत्म हो गया प्रोसेस। तो प्रोसेसेस को क्या किया जाता था, पाइपलाइन किया जाता था। चलो ये रनिंग, ये रेडी, ये सस्पेंडेड, ये डोरमैट, खत्म। अब जो रनिंग है वो किसी वजह से रुका, यानी वेटिंग में आया, तब तक में जो रेडी स्टेट में प्रोसेस आपका है वो एग्जीक्यूट कर जाए। यस सर। तरीके से हमारा प्रोसेस, एक सिंगल कोर का प्रोसेसर भी हमारे मल्टीपल टास्क को करा लेता था, लेकिन धीरे धीरे कराता था। लोग इस सिंगल कोर के प्रोसेसर की जगह पे अब लेके आ गए मल्टी कोर, यानी कि एक से मान लो दो। अब जब दो कोर आ गए तो यानी कि दो प्रोसेसर एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस सर। तो बट ऑब्वियस है स्पीड तो डबल हो ही जाएगी, क्योंकि दोनों प्रोसेसर अलग अलग हैंडल कर रहे हैं अब। यस सर। यस सर। अब जैसे जैसे कोर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। नो सर। अब इन प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग एंड हाइपर थ्रेडिंग जैसे टेक्निक का यूज किया गया। अब ये मल्टी थ्रेडिंग पहले यूज होती थी, अब तो सब हाइपर थ्रेडिंग है। बट मल्टी थ्रेडिंग और हाइपर थ्रेडिंग होता क्या है, इसको समझें। स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोसेस सर, यूनिट ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। Small, yes, a small unit of process is known as thread, उसको थ्रेड कहते हैं, बिल्कुल सही। बट मल्टी थ्रेडिंग कहने का मतलब कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एट अ टाइम एग्जीक्यूट कराना। मल्टीपल यूनिट ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट एट अ टाइम सर। एट अ टाइम, बट हाउ मल्टीपल processes या multiple threads can run at a time with the help of different cores? Yes sir. Fine. तो ये बात आई जब मल्टी थ्रेडिंग का टेक्निक आया तो हमारे प्रोसेसर पे कोर बढ़ने लगे, और मल्टी थ्रेडिंग के हेल्प से हम अपने प्रोसेसर के डिफरेंट कोर्स के हेल्प से बहुत सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराने लगे। ठीक है, अब यस सर। से हमें संतोष नहीं हुआ, संतोष तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज में सेटिस्फैक्शन आ जाए तो समझ लो कि फिर वो तुम्हारा सिंकिंग लेवल है, अब वहां से डूब जाओगे तुम। तो हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश तो इंसान को करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही में फिर लेके ये लोग कॉन्सेप्ट आए हाइपर थ्रेडिंग। अब हाइपर थ्रेडिंग में क्या हुआ, हाइपर थ्रेडिंग के केस में आपको एक एक प्रोसेसर पे दो दो थ्रेड्स को, एक प्रोसेसर पे दो थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराया गया। यानी कि अगर हाइपर थ्रेडिंग वाला प्रोसेसर है और उसमें दो कोर हैं तो कितने थ्रेड्स रन कर सकते हैं? एक कोर दो, तो दो तो चार कोर है तो 8। यस सर। तो इस अगर हाइपर थ्रेडिंग टेक्निक पे बेस्ड हमारा अगर प्रोसेसर है तो वो डबल फास्ट हो गया। यस सर।
तो Yes, अब sir. अगर हमारे सामने में प्रोसेसर रखा जाए, इतना ही पे अभी रुक रहे हैं अभी थोड़ा सा, और कहा जाए कि बताओ कौन सा प्रोसेसर बढ़िया है, तो आप आराम से क्वेरी कर सकते हैं कि भैया पहले तो ये बता दो कितने कोर हैं। अगले ने कहा भैया इसमें 2 कोर हैं। बोला अच्छा 2 कोर हैं तो मुझे ये बताओ ये मल्टी थ्रेडिंग पे वर्क करता है कि हाइपर थ्रेडिंग के। अगले ने कहा ये वाला प्रोसेसर मल्टी थ्रेडिंग पे, ये वाला प्रोसेसर जो है हाइपर थ्रेडिंग पे। तो बट ऑब्वियस है हम कौन सा लेंगे, हाइपर थ्रेडिंग वाला। Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है? अब Yes, sir. Yes, तो sir. अभी थ्रेडिंग में हाइपर थ्रेडिंग तक ही है, कल के डेट में आने वाले टाइम में कुछ और आ जाए या आपको कुछ और मिल जाए तो सर्च जरूर करते रहिए, मिल जाता है वेल एंड गुड। नहीं तो अभी तक मैंने जितना भी देखा है उसके हिसाब से तो अभी हाइपर थ्रेडिंग ही चल रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, डे बाय डे चेंज होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्लॉक स्पीड की, ठीक है, प्रोसेसर के स्पीड की, प्रोसेसर के हर कोर के स्पीड की। तो सबसे पहली बात आती है क्लॉक क्या होता है। आप लोग सर्किट पढ़े हैं, सर्किट, एंड गेट, नैंड गेट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर। तो उसमें क्लॉक भी होता है सर, क्लॉक पढ़े हैं? Yes, sir. क्लॉक नहीं पढ़ा सर। पढ़े होंगे बच्चा। जब आप गेट्स पढ़े तो क्लॉक के बिना कैसे गेट पढ़िएगा? गेट सिंपल से गेट पढ़ के छोड़ दिया या गेट के ऊपर कुछ सर्किट भी डिजाइन किया? Clockwise, anti-clockwise. सर्किट डिजाइन किया है सर। सर्किट डिजाइन किए हैं तो उसमें क्लॉक क्यों लगाए थे? एक क्लॉक लगाया जाता है लास्ट में। Yes, sir. आपके सर्किट में अगर नहीं लगाए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं लगाए, लेकिन अगर सर्किट में हम क्लॉक लगाते हैं तो जिन्होंने लगाया है तो वो बताएं कि उसका क्या बेनिफिट होता है। अब लो, बेनिफिट ही नहीं पता। अरे ठीक है चलो कोई नहीं, सिंपल सिंपल, 1 मिनट थोड़ा रुकिए तो। अगर हम क्लॉक की बात करते हैं सर, तो क्लॉक क्या करता है, हमारे पूरे सर्किट को रिफ्रेश करता है। हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, वो इंस्ट्रक्शन जैसे ही मूव किया हमारा क्लॉक चेंज हुआ और फट से और दूसरा इंस्ट्रक्शन एंटर करता है, ठीक है। Yes, sir. तो प्रोसेसर क्या है, वो भी तो एक सर्किट है। उस सर्किट में भी हम डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो पास करता है। अब वो एक को पास कर लिया, फिर क्लॉक रिफ्रेश हुआ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, यानी कि क्लॉक कितने टाइम रिफ्रेश हो रहा है इस पे हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा सर्किट कितना तेज काम कर रहा है। Yes, sir. तो हम लोग जो प्रोसेसर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में जनरेट, आज तो सब लोग मेगाहर्ट्ज की ही बात करते हैं, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या है, ये क्लॉक स्पीड है। तो क्लॉक की इतनी स्पीड क्या शो करती है कि आपका प्रोसेसर इतने तेजी से डेटा को प्रोसेस करते जा रहा है।
Yes, sir. हम्म Yes, तो ये चीज होती है आपकी क्लॉक, और इसी क्लॉक के बेसिस पे हम प्रोसेसर को जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये इतने गीगाहर्ट्ज का है, मेगाहर्ट्ज का है, टेराहर्ट्ज का है, जैसा भी है। जैसे मैं अगर अपने कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज को थोड़ी देर के लिए चेक करूं, तो यहां पे देखिए इधर लिखा है कि ये एक प्रोसेसर है जो कि आपका 2.3 गीगाहर्ट्ज पे वर्क करने वाला है। Yes, sir. और आज तो हम लोग 4 गीगाहर्ट्ज से ऊपर जा रहे हैं। Yes, sir. yes, sir. यस सर। अब ये स्पीड जो 2.3 गीगाहर्ट्ज है, ये आपका एक कोर का है, तो 2 कोर को मिला लेंगे तो दोनों का तो 2.3 होगा। Yes, sir. गुड। अब जब हम प्रोसेसर लेते हैं, अब वहां पे उसका हर्ट्ज लिखा होता है, तो फिर हम समझते हैं कि भाई ये अगर 2.3 से ज्यादा है तो बढ़िया प्रोसेसर होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक चीज लिथोग्राफी समझाता हूं, उससे पहले अभी जस्ट है। अब आपके केस में आपने सुना है एसी का ऐड करते हुए एसी कि ये इसमें टर्बो बूस्टर लगा है। Yes, sir. हैं? एसी के ऐड में आता है टर्बो बूस्टर। कुछ दिन तक चला था ये ऐड, फिर तो आ गया इन्वर्टर। अभी इन्वर्टर चल रहा है। अभी इन्वर्टर चल रहा है। Yes, sir. हाँ, हम Yes, अपने sir. कार के इंजन के बारे में कहते हैं ये टर्बो इंजन है। इसमें इस टर्बो इंजन का क्या मतलब होता है? इंजन से बात करते हैं, फिर उसको प्रोसेसर से रिलेट करेंगे। सर फास्ट चलने वाला सर। हाँ, तरीके से बोलें तो फास्ट चलने वाला। लेकिन होता क्या है सर कि टर्बो इंजन अगर हो तो आप अगर अपनी गाड़ी, मान लो कार की ही बात कर लेते हैं, उस कार पे मालूम है कि ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर से ऊपर ले जाते हैं और आपका अगर टर्बो इंजन है तो वो उसके अबव स्पीड को भी सपोर्ट करेगा। यानी कि विद Yes, sir. हेवी लोड आप अपने इंजन की कैपेसिटी से अगर अधिक काम लेना चाहते हैं तो वैसे केस में आपका टर्बो इंजन होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से इन्वर्टर के एसी के केस में भी हुआ कि ये टर्बो एसी आ रहा है, यानी कि जब और ज्यादा कूलिंग की जरूरत हो तो इसका टर्बो टेक्निक जो है वो ऑन हो जाएगी और हेवी कूलिंग करेगा। Yes, sir. अब मैटर आता है इस चीज को इंटेल ने अपने प्रोसेसर में इंप्लीमेंट किया। उसने बताया कि मेरे प्रोसेसर में टर्बो बूस्टर लगा है कि ठीक है आप अपने कंप्यूटर पे जो है वो इतने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसी प्रोसेसर पे इससे भी ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कराने की जरूरत हुई तो वो भी हम करा सकते हैं। मेरे पास टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है। अब इस टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को भी हम लोग गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं और ये हमेशा आपके प्रोसेसर के बेसिक स्पीड से ज्यादा होती है।
तभी तो और आपके प्रोसेसर को फास्ट काम करवा सकता है। ठीक है, Yes, sir. sir. अब एक टर्म आता है कि इंटेल के जो प्रोसेसर हैं इसमें लिथोग्राफी यूज की जाती है। आपका जो चिप होता है वो सिलिकॉन का बना होता है Yes. और सिलिकॉन के ऊपर हमें वायर्स का सर्किट का जाल बिछाना होता है, जो आप लोग पेंसिल से ऐसे ऐसे करके खींचते हैं और बनाते हैं। उसका एक हेवी डेंस्ड जाल बुनना होता है। तभी तो हम लोग आईसी की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं। Yes, तो sir. ये जाल बुनने के लिए, सर्किट का पूरा पाथ डालने के लिए इंटेल के प्रोसेसर्स पे लिथोग्राफी का यूज होता है, जो हकीकत में इस जाल का, इस बस का फैब्रिकेशन करता है। फैब्रिक करने का मतलब पूरा जाल बुनता है, जो ड्यूरेबल होता है और आपके हीट को रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन एक सर्टेन हीट के बाद तो खैर प्रॉपर्टी होती है, अपने आप ही मशीन बंद हो जाती है। तो आपके इंटेल के प्रोसेसर में लिथोग्राफी यूज होती है। गेटिंग? सर एक बार और सर लिथोग्राफी को बताइएगा सर। Lithography is a technique which is used to create a circuit at a silicon chip. Silicon board कह दूं, ठीक है। अदरवाइज Yes, हम sir. लोग देखते हैं प्रोसेसर का बड़ा लार्ज फोटो अगर देखें तो ढेर सारे उसमें वायर पास हो रहे हैं। यार ये क्या है, कौन सा वायर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना फाइन फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है? फैब्रिक तो हम लोग जनरली कपड़े के केस में यूज करते हैं। तो फैब्रिकेशन कहने का मतलब क्या है? ये कॉटन फैब्रिक है, ये इसकी बुनाई देखो, ये देखो ऐसे ऐसे करके है बुना हुआ। Yes, sir. तो ऐसी ही फैब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है चिप के ऊपर भी। तो जितनी फाइन फैब्रिकेशन होगी उतना ही बढ़िया आपका प्रोसेसर होगा। तो उस फैब्रिकेशन के लिए लिथोग्राफी यूज की जाती है। ठीक है, Yes, sir. नाउ और भी कुछ टर्म्स को समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तब जाके आप प्रोसेसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच प्रोसेसर इज बेटर फॉर मी, और किसमें क्या है और क्या नहीं है। ऐसा नहीं दुकानदार ने पकड़ा दिया समझ के। दुकानदार से मत पूछिए कि क्या चाहिए आपको, उसके पास तो जो होगा उसी को बढ़िया बताएगा और आपको तो पकड़ाएगा। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग प्रोसेसर्स को समझ करके जब मशीन खरीदेंगे तो फिर देखिए उस मशीन पे बात ही अलग होगी। ठीक है, तो फॉर टुडे इट इज इनफ। यस सादिक बोलिए। सर ये A7 कॉर्टेक्स प्रोसेसर क्या होता है सर? मोबाइल्स में जो आते हैं सर। क्या चीज में आता है? सर मैंने एक मोबाइल का स्पेसिफिकेशन में देखा था सर, उस पे लिखा हुआ था A7 कॉर्टेक्स हाँ प्रोसेसर। हाँ, कॉर्टेक्स उसी को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोबाइल के यहाँ भी आप भी जब प्रोसेसर खरीदेंगे ना तो उसमें अलग अलग टर्म यूज होंगे। मोबाइल के लिए अलग, वर्क स्टेशन के लिए अलग, सर्वर के लिए अलग, डेस्कटॉप मशीन के लिए अलग और लैपटॉप के लिए अलग। तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। ओके सर। तो इनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके मैं सर। आऊंगा आपको प्रोसेसर की पूरी लिस्ट दिखाऊंगा मैं, लेकिन मैं डेस्कटॉप मशीन की दिखाऊंगा, क्योंकि दुनिया भर के प्रोसेसर को तो एक साथ आपको समझाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हमने समझना है, नेमिंग कन्वेंशन को समझाऊंगा। जैसे अभी आपको के से कंफ्यूजन हो गया, तो इस चीज को भी मैं समझाऊंगा कि ये नेम का मतलब क्या होता है, ओके सर। जिससे आप प्रोसेसर का नाम पढ़ के समझ जाएं कि ये कैसा प्रोसेसर है।
ठीक है? यस सर। हाँ। सर जैसे किसी प्रोसेसर कंप्यूटर में लिनक्स और विंडो दोनों चलाना हो तो कौन सा प्रोसेसर कंप्यूटर ठीक रहेगा? देखो हमको तो नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि अभी पहले प्रोसेसर को समझ लेते हैं तब ना हम लोग डिसाइड करेंगे। उसी को Yes, sir. समझने के लिए तो अभी पढ़ रहे हैं। यस सर, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग अभी गए नहीं है। म्यूट कर लो राहुल। सब मिल जाएगा बच्चे, सब मिलेगा। सर विंडो 10 वाला जो इंस्टॉलेशन आप बता रहे थे वो भी पेंडिंग में ही है सर। कैसे पेंडिंग है? वो तो कंप्लीट हो गया था। नहीं सर, वो इंस्टॉल कहाँ हुआ था? वो आईडी मांगा था, इसके बाद आपने बोला था आईडी बना के आगे आप प्रोसेस बताओगे सर। तो आईडी आपने बना लिया? नहीं, उसमें एक ऑप्शन आ रहा है सर नेक्स्ट का, पहले नहीं आ रहा था। तो बस नेक्स्ट कर लेना है, फिनिश हो जाएगा बच्चे, उसके बाद तो स्क्रीन आ जाएगी। ओके ठीक, थैंक यू सर। हाँ आप करके देखिए, फिर भी कंफ्यूजन होगा। आप लोगों ने कोई बना और इंस्टॉल किया था अपनी मशीन पे? नहीं तो कोई नहीं, अभी मेरे पास में एक मशीन आ गई है जिसपे मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। तो उस मशीन पे मैं खुद ही करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए सीरियल नंबर बोल रहा हूं, 1 2 3 यस सर। 4 सर 1। 1। ठीक है, बहुत दिनों बाद भाई। यस सर। तुम तो इस मंथ में कोई क्लास ही नहीं किए हो। अप्रैल में भी तुम्हारा एक ही क्लास है। कहाँ गायब रहते हो? पूरा हार्डवेयर खत्म हो गया। 4 5 यस सर, रोल नंबर 5। 6 7 अर्जेंट सर। 7 8 यस सर। 9 10 11 रोल नंबर 2। 2। यस सर, कहाँ थे भाई? नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा। 11 12 13 14 यस सर 14। 15 15 सर 14 हुआ। हाँ हो गया। 15 सर। हाँ 15 हो गया। 16 17 जी सर 17। 18 19 यस सर। 19 20 यस सर 20। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 28 29 यस सर 30। अरे रुको, 28 धर्मपाल। 28 धर्मपाल है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। 28 सर हो गया। हाँ हो गया। 29 30 यस सर 30। ओके। 31 32 33 34 34 सर। 35 36 यस सर। 37 सर 36 सर। हाँ 36 हो गया। 37 प्रेजेंट सर 37। 37 38 ओके चलो, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।